मनाए गए हैं, उनसे लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है और क्या सीखना चाहिए लोगों को? तो सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जो आज आपने पृथ्वीराज चौहान जी की जो जयंती मनाई है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप लोगों से? निश्चित तौर पर लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से उतने भव्य कार्यक्रम तो आयोजित नहीं हो पाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए और 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने क्षत्रिय समाज के साथ साथ देश के तमाम विभिन्न वर्गों के, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग, और ये कहीं जो देशभक्त हैं, जिन्हें देशभक्ति से प्यार है, जिन्हें अपनी भारत माता से प्यार है, जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार है, उन सब ने मिलकर आज दिल्ली के, मैं विभिन्न कार्यक्रमों में गया, कुतुब मीनार के पास में जो पृथ्वीराज चौहान जी का स्थल है, जहाँ भव्य मूर्ति है बनी हुई, वहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाकायदा गंगा जल का स्नान, तिलक, रोली, मिष्ठान वितरण, पुष्प, फूल माला, वो सारा किया। और दिल्ली के बदरपुर क्षेत्र में, पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में, पीतमपुरा में हमारे दीपाली कार्यालय स्थित, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी, क्योंकि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह से इतने टाइम तक अभी आगमन हो पाया है। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई गई, हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। और उनका इतिहास, अगर राजपूतों का इतिहास, राजपूतों के नाम को, उनकी गाथा को, उनके कार्य को, उनके विशाल हृदय को, उनकी देशभक्ति की भावना को, उनकी देश के प्रति पराकाष्ठा की, उनकी आन मान शान की रक्षा के लिए बलिदान, त्याग, तपस्या को यदि इतिहास में से निकाल दिया जाए तो इतिहास में कुछ बाकी नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू हृदय सम्राट रहे, और उनकी शिक्षा ये बताती है कि राजपूत समाज और देश के उस समय के तत्कालीन समाज ने जब भी कितनी बार विश्वास किया आतताइयों पर, लोगों पर विश्वास किया आतताइयों पर, और मोहम्मद गौरी पर विश्वास किया, कितनी बार विश्वास किया, कितनी बार उसे छोड़ा, कितनी बार उसका जीवन दान दिया, लेकिन जब उसका मौका आया तो उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की, धोखा किया, विश्वासघात किया, युद्ध के नियमों का गलत प्रयोग किया। और ये उनकी महानता थी, और मोहम्मद गौरी इसीलिए कलंक है, और पृथ्वीराज चौहान देश का आन मान और स्वाभिमान है। स्वर्ण समाज का शोषण कब रुकेगा? ये स्वर्ण समाज का शोषण होता आ रहा है आज तक भारत में, कब रुकेगा? देखिए, सवर्ण समाज बराबर आज भी पीड़ित है, और अब इस बात को जो दलितों के नेता हैं, चाहे मायावती बहन हों, चाहे रामविलास पासवान उनके पुत्र हों, चाहे और हैं, अब वो भी कहने लगे हैं कि ये गलत है, ये सवर्ण समाज का भी शोषण होता है, वो भी शोषित किए जाते हैं, उनको भी SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, उन पर भी जो कानून बनाए गए हैं उनका मिसयूज होता है। आज ये बात समस्या उठने लगी है। पहले दूसरे विषय था, अब ये विषय आने लगा है कि कहीं न कहीं भारी मात्रा में, बहुत बड़े स्तर पर SC/ST एक्ट के द्वारा सवर्ण समाज का इतना बड़ा शोषण होता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरी तरह से शोषण हो रहा है, और कुचला जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, दमन चक्र चलाया जा रहा है, कानून का मिसयूज किया जा रहा है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इस तरह की बातों पर, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर बातें कही हैं। राजनेता भी अब कहने लगे हैं। वो बात अलग है, राजनेता वोट बैंक के लिए कह रहे हों, अपने वोट की राजनीति की वजह से चाह रहे हो कि वोटों की राजनीति की रक्षा हो, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन विषय सत्य है कि सवर्ण समाज का हरासमेंट, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरह से शोषण हो रहा है। और यदि समय रहते इस पर पाबंदी नहीं लगी, इस समय रहते इस पर राजनीतिक दलों, देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की संसद, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की समय रहते, तो ये बहुत बड़ी रक्त क्रांति को जन्म देगा, और वो रक्त क्रांति आगे देश के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, युवा समाज के लिए गलत है। आर्थिक आधार पर ही आरक्षण क्यों जरूरी है? देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 2010-11 देशव्यापी रथ यात्रा की, 2017 में देशव्यापी रथ यात्रा की,
कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से दिल्ली तक। माननीय तत्कालीन मंत्री थे केंद्र सरकार में डॉक्टर दिग्विजय सिंह राजा साहब बांका ने, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी, इस सबके नेतृत्व में और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तमाम पदाधिकारियों 2010, 11 में और 17 में पूरे देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर देशव्यापी यात्रा की। प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारियों ने उसमें ज्ञापन दिया गया, उनको ज्ञापन राष्ट्रपति भवन तक भेजा गया, प्रधानमंत्री जी के पास भेजा गया, कमिश्नरी से भेजा गया, विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल गवर्नर्स हैं उनसे प्रतिनिधिमंडल मिले, वहां जाके उन्होंने भी उस यात्रा का समर्थन किया। कई गवर्नर्स उस दौरान मेरी मुलाकात हुई, मैं भी वहां पहुंचा, चाहे पंजाब हरियाणा की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, साउथ के कितने राज्यों में वहां के गवर्नर से मुलाकात हुई, वहां गए। उन्होंने इस बात को माना कि अब वो समय नहीं रहा है। देखिए, कानून ने उस समय जब भारत का संविधान बना और देश को आजादी मिली तो 10 साल के लिए आरक्षण की बात कही गई थी, जातिगत आरक्षण की, 10 साल के लिए जातिगत आरक्षण दिया जाए। ठीक है, अच्छी बात थी, लग रहा था एक समाज है, एक वर्ग है, हमारे समाज का अंग है, कुछ आरक्षण वो 70 साल में पार कर चुका है, तो क्यों नहीं खत्म हो रहा था? अब यही विषय आपका लॉजिक विषय है, ये सवाल आपका नहीं है, ये सब विषय इस देश के करोड़ों लोगों का है। करोड़ों लोग जानना चाह रहे हैं, करोड़ों लोग पूछना चाह रहे हैं, करोड़ों लोग समझना चाह रहे हैं कि 10 साल दिया, फिर 10 साल बढ़ा दिया, फिर 10 साल बढ़ा दिया। इसका मतलब आप एक समाज को पंगु बनाए दे रहे हैं, आप एक समाज को दिशाहीन बनाए दे रहे हैं, आप उस समाज को उठने, समरने, अपने पैरों पे खड़े होने, मजबूत करने के लिए नहीं दे रहे हैं। आरक्षण का मतलब उसे एक्स्ट्रा रिलीफ दी जा रही है। कोई बीमार होता है, उसको बीमार को एक्स्ट्रा दूध दिया जाता है, एक्स्ट्रा फल दिए जाते हैं, उसकी दवाई दी जाती है, उसको आराम कराई जाती है, उसके सब केयर करते हैं, ध्यान करते हैं। बीमार है, ये बीमार है, अब बीमार सही हो जाता है। बीमार सही होने के बाद उसको अगर वही उसकी सेवा करते रहें, उसको एक्स्ट्रा डाइट देते रहें, तो क्या होगा? फिर वो बीमार होना शुरू हो जाए, उल्टा शुरू हो जाए, फिर उसकी कार्य करने की क्षमता, उसके जीवन की क्षमताएं, उसके अंदर की जो क्षमता वो खत्म होती चली जाएगी। यही हो रहा है आज। पूरी तरह से जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की जरूरत है और जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। आपको बताऊं, दुनिया के किसी भी देश में भारत को छोड़कर जातिगत आरक्षण नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण आप दे सकते हैं, गरीब और अमीर का भेद कर सकते हैं, गरीब को मदद दे सकते हैं, लेकिन जातिगत आधार पर दुनिया के किसी भी देश में आरक्षण नहीं है। कैंसर एक बीमारी है, उससे भी बड़ी बीमारी है जातिगत आरक्षण। और जातिगत आरक्षण की वजह से हमारे समाज के युवाओं का जो बौद्धिक हैं, बुद्धिमान है, योग्य है, निपुण है, अपनी लाइन के एक्सपर्ट हैं और बहुत प्रतिभावान है, बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत कार्य क्षेत्र कर सकते हैं, उनकी क्षमताएं अलग है, उनका अंदर की क्षमता अलग है, तो ऐसे छात्रों का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब उनका ब्रेन बाहर जा रहा है, उनकी बाहर जा रहे हैं, वो भारत में नहीं रहना चाहते। आज देखिए, यूक्रेन से हमने कितने छात्रों को आपने देखा, बोला MBBS कर रहे हैं वहां, तो अमेरिका से आ रहे हैं, सऊदी अरब से आ रहे हैं, भारत के लोग, सबसे ज्यादा भारत के ही लोग विदेशों में अपनी प्रतिभाओं को क्यों दे रहे हैं? अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपनी क्षमता को वहां दे रहे हैं। ट्रेन हो रहा है, यानी कि आरक्षण वो बूचड़ खाना है जहाँ हजारों प्रतिभाशालियों का गला घोटा जाता है, गला घोटा जाता है, हत्या होती है, कत्ल आम है। व्यक्ति सोचता है, बच्चा यहाँ सोचता है कि यहाँ हमें इतने % नंबर मिले, वो 90% मिले, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही। और जिसको वो छात्र को बताता था, समझाता था, पढ़ाता था, मदद करता था, उसके लिए हेल्प करता था, उसकी हर तरह में, वो 40% के बाद ऊंचे पद पे पहुंच गया, उसको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार। अब वो छात्र क्या करता है? तुरंत बाहर अपनी एम्प्लॉयमेंट देखता है। कोरोना की वजह से बाहर लोग फंसे, क्यों? क्योंकि बौद्धिक थे लोग, वो बाहर जाते हैं। ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा का पलायन हो रहा है, प्रतिभा बह के जा रही है और विदेशों में जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति की जो मेडिकल टीम है, उस मेडिकल टीम में 21 डॉक्टर रहते हैं और 21 डॉक्टरों में से 18 डॉक्टर भारत के लड़के हैं, भारत की युवा हैं, यहाँ के हैं। अमेरिका की सिक्योरिटी जो व्यवस्था है, उनमें भारत के युवा जा रहे हैं।
सोचिए आप, विदेशों में भारतीयों की योग्यता की कदर है, वो वहां अपनी प्रतिभा का दे रहे हैं, अपनी सैलरी तनख्वाह सैलरी के आधार पर बाजार, और भारत में कदर नहीं है। और लोग आशा करते हैं कोरोना की दवा, चौथा लॉकडाउन शुरू होने वाला है। आप देख रहे हैं आज 19 तारीख हो गई है, पृथ्वीराज चौहान की जयंती है, 19 मई 2020 हो गई है और अभी तक कोरोना वैक्सीन की दवा नहीं, कोरोना वैक्सीन नहीं बना, कोरोना की दवा नहीं बनी है। और लोग कहते हैं, आशा करते हैं भारत से, अरे भारत में कैसे बना है कोरोना? यहाँ तो 40% वाले बैठे हैं, 90% वाले विदेशों में चले गए। अब कोरोना वैक्सीन बनाएंगे भारतीय, भारत के लोग कोरोना वैक्सीन की दवा बनाएंगे, कोरोना की वैक्सीन बनाएंगे, इलाज बनाएंगे, इंजेक्शन बनाएंगे, मेडिसिन ढूंढेंगे, लेकिन नाम होगा विदेशों का कि विदेश ने बनाई, चाइना ने बनाई, लंदन ने बनाई, अमेरिका, वहां होंगे भारतीय। तो प्रतिभा का पलायन हो रहा है, इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये कैंसर है, दुनिया के किसी भी देश में ये नहीं है, और इसका समाप्त होने से ही हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया और जगत गुरु बन पाएगा, तब हम विश्व में फिर से पहुंचाएंगे। मोदी जी प्रयासरत है, मोदी जी से भी अनुरोध है, इस पर ध्यान दें। अब विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जैसे रामविलास पासवान जी, उनका बेटा, बहन मायावती, सब इस बात को कहने लगे कि ये खत्म होना चाहिए। घोड़े के पैर में जंजीर बांध करके और गधे को ही क्यों विजेता बनाया जाता है हर बार? तो ये क्या ऐसी शोषण होता है? अब ये सरकारों की एक्चुअली वोट बैंक की है। मैं तो इसे वोट बैंक की गलत सोच कहता हूँ। वोट बैंक कोई नहीं चाहता। देखिए, जो व्यक्ति मोची बैठा हुआ है इस चौराहे पे, ठीक है, हाँ, चौराहे पे मोची बैठा, मैं मिलता हूँ उससे, वो मुझे मिलता है। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की यात्रा आई तो यहाँ बहुत लोग आए, इस कार्यालय पर भी आए, बहुत रथ आए और बहुत लोग आए, तो वो उनसे मिलता है कि आप बहुत अच्छा, वो मोची कहता कि मुझसे यहाँ कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहीं नहीं, हमें आज तक इस आरक्षण के द्वारा कुछ फायदा नहीं मिला, कभी कुछ नहीं मिल सकता हमें, हम ऐसे बने रहेंगे। और अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण होता, गरीबी का आधार होता, तो हमें अब तक इसकी सुविधाएं मिल चुकी होती, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ चुका होता, तो हमारे बच्चों का भविष्य बन चुका होता, तो आज मेरी भी आर्थिक स्थिति सही होती। हमें जाति की वजह से फायदा नहीं मिल पा रहा है। जाति का फायदा सिर्फ क्रीमी लेयर के लोग मिलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फायदा उठा रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ही उसका अपने परिवारों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो गलत है, पूरी तरह से गलत है, और ये समाज में दिख रहा है। यही जातिगत खाई को बढ़ा रहा है। जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए, आप आर्मी में आरक्षण है, आप वहां कैसे हैं, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, जब आपको चाइना पे डोकलाम पे हमला करना होता है तो आप राजपूत रेजिमेंट को लगाते हैं। जब आपको पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है तो आप वहां पे राजपूत रेजिमेंट लगाते हैं। फिर आप जात वाली लगाइए, जातिगत लगाइए, भागें, उन्हें लगता है, उन्हें पता है कि वहां विजय नहीं दिला पाएंगे। जब आपको अपने देश की सीमाएं सुरक्षित करनी पड़ती हैं तो आप ऐसे लोगों को लगाते हैं। जब आपको अस्पतालों के लिए चाहिए होते हैं तो आरक्षण आ जाता है, नौकरियों में आरक्षण आ जाता है। शहीद होने के लिए राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट आगे रहे, और क्रीम और मलाई और मक्खन खाने के लिए जाति की बात आ जाती है। ये दुर्भावना है, ये गलत है, ये अनैतिक है, ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है ये, लेकिन इसलिए 10-10 साल की पोलियो ड्रॉप पिलाएगी। अब 10-10 साल की करते करते 70 साल हो गए, अब 70 साल में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। वो वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक कहाँ है? वोट बैंक के लिए तो गलत कर रहे हैं आप, समाज को तोड़ रहे हैं, समाज के लिए गलत कर रहे हैं। ये समझने का विषय है, ये जरूरत है, ये सोचने की बात है। आज हम भी इस बात को सब जगह हमने कहा, सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया सब इस बात को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इस तरह से खत्म होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने कोई जातिगत नहीं बात की, महाराणा प्रताप शिवाजी ने कभी जातिगत बात नहीं की। उनके में भील भी थे, उनके में सभी समुदाय के लोग थे, सब जाति के, सब धर्म के, सब क्षेत्र के, सब संप्रदाय के लोग थे, लेकिन उस समय केवल देशभक्ति की बात होती। आज माननीय मोदी जी देशभक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन जातिगत आरक्षण खत्म न करके आरक्षण उसको आर्थिक आधार को लागू भी नहीं करते। ये करना चाहिए, हम लोगों की मांग है इस बारे में। जो दलित और मजदूरों के हक के लिए जो लड़ता है, वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे होता है? वही दलित वही का वही है आज भी। देखिए, जो असली दलित है, जो वास्तव में पीड़ित है, जिसके लिए ये बनाया गया, जिसके लिए आरक्षण बनाया गया जातिगत, वो वही का वही है, उसे नहीं फायदा मिल पा रहा है।
कुछ उसमें से लोग जो क्रीमी लेयर हैं, जो चंद तबके के लोग हैं, वो इसीलिए गरीब से एकदम फटाफट अमीर होते चले जाते हैं। वही सत्ता में जुड़े होते हैं, वही नौकरियों में जुड़े होते हैं, वही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलाते रहते हैं, उन्हीं के वंशावली इस बात को चलाते रहते हैं। तो यही विषय है कि जो असली दलित है उसको नहीं मिल पा रहा है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण हो तो उस निचले तबके के सबसे कमजोर वर्ग के सबसे कमजोर व्यक्ति को उस पर फायदा मिले और उसका भी फायदा हो। आपने देखा कितने राजनेताओं की कैसी स्थिति, भारत में तो आप देखते हैं कितने राजनेताओं की कैसी स्थिति थी, क्या हाल था उनका 30 साल पहले या 40 साल पहले या 25 साल पहले। आज उन्होंने जातिगत राजनीति करके सिर्फ जातिगत भावना भड़का के कहां पर पहुंच गए हैं। वो राजनीतिक हित भी साधते हैं, टिकट भी पाते हैं, टिकट पाने के बाद फिर वो मंत्री पद के लिए भी दावा करते हैं, हम इस जाति के हैं इसलिए हमें ये पद मिलना है। करना कुछ नहीं है, जाति के लिए करना कुछ नहीं है, अपनी जाति को दबाते हैं, कुचलते हैं और सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। ये विषय पर इसलिए वो अमीर होते चले, गरीब होता चला जा रहा है, अमीर होता चला जा रहा है। 40 नंबर लाने वाला 40 नंबर क्या कोई नहीं, काट देंगे इसको, इसमें अटक गया। 40 नंबर वाले से 100 नंबर की क्या उम्मीद कर सकते हैं हमारे भारत के लोग, देशवासी? देखिए, उम्मीद नहीं कर सकते, उम्मीद हो भी नहीं। विभिन्न मेनी मैन मेनी माइंड्स, सबकी अपनी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। वो बौद्धिक क्षमता दलित में भी हो सकती है, सवर्ण में भी हो सकती है, किसी भी व्यक्ति जाति में हो सकती है। भगवान वाल्मीकि किस समाज के थे, उन्होंने लवकुश को पाला, सीता माता को गर्भवती अवस्था में रखा, कोई जाति का विषय नहीं था। प्रभु श्री राम, उनकी पूरी अयोध्या भगवान वाल्मीकि के आगे नतमस्तक हो गई। हमारा जो शरीर का अंग है ये भी इसी तरह का बना हुआ, इसे मस्तिष्क को कहा गया ब्राह्मण, क्योंकि ये दिमाग की बात करता है, ये माइंड की बात करता है, सोचता है, इसलिए ब्राह्मण को कहा गया। ये क्षत्रिय बताए गए, हाथ क्षत्रिय को बताया गया। कहीं अगर सिर पे चोट लगे तो हाथी तो जाएगा, लाठी लगे तो हाथ जाएगा, चाकू लगे तो हाथ जाएगा, पेट पे चोट लगे तो हाथ जाएगा, पैर में चोट लगे तो इसको क्षत्रिय कहा गया। इसको वैश्य कहा गया, बनिया, ये सारी पावर देता है, खाना भोजन रखता है, दूध दही घी सब अपने में खाता है और सारे अंगों को सप्लाई करता है, ये वैश्य कहा गया। इनको दलित कहा गया। ये चलते हैं, इस पूरे सिस्टम को ले जाते हैं। कांटा लगता है, कहीं चोट लगती है, पैर में कांटा लगता है, जूता काट लेता है, ठोकर लगती है, तो उसकी पट्टी कौन करता है? ये क्षत्रिय करता है। दिमाग यहाँ से देता है, ये ब्राह्मण दिमाग देता है, क्षत्रिय उसकी क्या इस पैर को, ये दिमाग, ये पेट वैश्य, ये क्षत्रिय छोड़ देंगे? उसमें चोट लगी रहने देंगे? उसको घायल होने देंगे? उस पर चोट लगने देंगे? उसमें दर्द होने देंगे? उसकी दवा नहीं करेंगे? उसको ठंड लगने देंगे? उसको गर्मी में तपने देंगे? उसको बारिश में भीगने देंगे? नहीं, उसको भी रजाई में रखेंगे, उसको भी हीटर में तपाएंगे, उसको भी एसी में रखेंगे, उसको भी पंखा में रखेंगे, उसको भी गाड़ी में रखेंगे, उसको भी BMW मर्सिडीज में रखेंगे, उसको भी राजभवन में ले जाएंगे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, उसको भी राष्ट्रपति भवन ले जाएंगे, उसको भी मंदिर में ले जाएंगे, उसको भी मस्जिद में ले जाएंगे, उसको भी गुरुद्वारा ले जाएंगे, उसको भी गिरजाघर ले जाएंगे, उसको भी अपने साथ बैठा लेंगे, उसको हर कार्यक्रम में बैठा लेंगे, यज्ञ में बैठेगा, हवन में बैठेगा, शादी में बैठेगा, विवाह में बैठेगा, सब जगह बैठेगा। कैसे आपने कह दिया दलित को गलत? कैसे आपने कह दिया वो गलत है? अगर हमें मनु व्यवस्था करें, अगर हम मनु व्यवस्था को लागू करें तो वो हमारे समाज का मजबूत अंग है, हम उसके बिना आगे नहीं कर सकते। जो माइंड कहता है हम तुरंत वो चल पड़ता है। जो मजबूती शरीर में भोजन नहीं मिलेगा, वैश्य व्यवस्था नहीं करेगा, वैश्य का मतलब भोजन और सब व्यवस्थाएं नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, तो पैर में क्या हो जाएगा? चल पाएगा। तो हाथ क्षत्रिय काम कर पाएगा, तो बुद्धि चल पाएगी। जब खाने पीने को नहीं मिलेगा, नहीं करेगा, खाया पिया कैसे जाएगा? ये बुद्धि तो बताएगी, बचाएगा ये। तो सब अंग जो व्यवस्था है, हमारी मनु व्यवस्था जो अंग व्यवस्था है, वो पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से निर्णय आधार बनाई गई। लेकिन कुछ राजनेताओं ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, उल्लू सीधने के लिए इसको गलत बता के अपने निहित साधन किए और अमीर 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 होते चले। ये सच है। कहा मनुस्मृति में कहा गया है कि, कहा मैंने भी सुना है लोगों से कि शूद्र और नारी सिर्फ वो काम करने के लिए होते। क्या बात सही है? ना 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 ना, किसने कहा? ये काम करने के लिए एक परिवार का अंग है, ये समाज का अंग है, ये एक व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है हमारे देश के लिए, व्यवस्था के आधार पर सब
अब महाराणा प्रताप के पास भील जाती थी ना, उनको सम्मान देते हैं, बराबर वो हथियार बनाते थे। वो अकबर से कैसे लड़ पाते अगर उन्हें हथियार न बनाए जाते, तलवारें न बनाई जाती, भाला न बनाया जाता, वज्र न बनाया जाता, कवच न बनाए जाते, तो कौन लड़ पाता। तो हमारे देश की व्यवस्था में नारियों का बहुत सम्मान रहा है, हर जगह नारियों का सम्मान रहा है। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, हाडा, रानी, रजिया, सुल्ताना के भुला सकते हैं बिहार नहीं। उसके बाद मदर टेरेसा की मेहनत को भुला सकते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति रही, उनकी कार्यक्षमता को भुला सकते हैं। हमारे देश में, इतिहास में, वर्तमान में हर जगह महिलाओं का बराबर सम्मान था, सम्मान है, सम्मान रहेगा। द्रौपदी के सम्मान के लिए, द्रौपदी के सम्मान के लिए खुले केशों को बांधने के लिए महाभारत हो गई। कैसी बात करते हैं आप। सीता के सम्मान के लिए, सीता माता के सम्मान के लिए इतनी बड़ी रामायण की रचना हो गई। कैकेयी के सम्मान के लिए दशरथ ने अपने पुत्रों को वनवास भेज दिया। ये सब समाज में, इतिहास में हमारा महिलाओं का सम्मान रहा है। दलित समाज हमारा अंग रहा है। कोई क्या प्राचीन काल में, आज तो शादी विवाह जो शहरों में होती है उसमें उस समाज को छोड़ ही दिया जाता है, लेकिन प्राचीन समाज में जो गांव में जो सामाजिक कार्यक्रम होते थे उनमें बिना समाज के सभी अंगों के आए बिना शादी, तिलक, गोद भराई की रस्म पूरी नहीं होती थी। आज भी लड़के वाला जब जाता है विवाह के लिए तो गांव के सब, चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे कहार हो, चाहे पानी वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे जूते वाला हो, चाहे जिस तरह से जो भी समाज के सब अंग रहे हैं, सबके लिए बराबर सम्मान दिया जाता था, वस्त्र दिए जाते थे, जैसी जिसकी क्षमता होती थी, सोने चांदी के आभूषण दिए जाते थे, भोजन दिया जाता था, सब कुछ बराबर बैठ के दिया जाता था पूरे सम्मान के साथ। और उनके ही सबसे पहले पैर छुए जाते थे, उनको नमन करता था लड़का। तिलक चढ़ने के बाद दुल्हन आती थी, जब शादी होके आती थी तब उन सबको सम्मान करती थी। वो करती थी दाई, जो आजकल अस्पतालों में बच्चा पैदा होने के बाद कौन पूछता कहाँ का अस्पताल। प्राचीन काल में देखिए जो दाई होती थी उनका कितना बड़ा सम्मान होता था। गर्भसास कहते थे हमने इसको बच्चे को पैदा किया था, बड़ा सम्मान, बड़ी गरिमा तब था। आज क्यों लोग गांव में भाग रहे हैं। शहर तो है यहाँ, मकान तो है यहाँ, इन्हें शांति नहीं मिल रही है। जब घर में बंद होना पड़ा, जब लॉकडाउन करना पड़ा, तब तो गांव की तरफ भाग रहे हैं कि हमारा वही गांव अच्छा था, हमारे वही लोग थे। यहाँ तो कोई मदद भी नहीं कर रहा, यहाँ तो कोई सुन भी रही है, यहाँ तो कोई किसी तरह की बात नहीं कर रहा। वहां एक दूसरे के लिए आज भी मानते हैं हमारे गांव का है, हमारे समाज का है, हमारे परिवार का है, हमारे यहाँ का। महानगरों की व्यवस्था में यही फर्क है। कुछ लोगों ने अपनी राजनीति के लिए लोगों के मन में वहम बिठा रखा है कि गले में मटका और कमर में झाड़ू पहले के टाइम पे बांधा गया था लोगों के, तो उन लोगों का वहम कैसे दूर करेंगे आज की सदी में। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। झाड़ू सफाई, केजरीवाल जी की तो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू, तो झाड़ू गलत कहाँ से हो गई। क्या झाड़ू गलत है? झाड़ू, हर कोई ऐसा घर है जिसमें झाड़ू नहीं हो। राष्ट्रपति भवन से लेकर चपरासी के घर तक झाड़ू के बिना घर चल सकता है। सफाई का अंग है, बिना सफाई, बिना स्वच्छता जीवन बच सकता है। आज मोदी जी कह रहे हैं सफाई, आज कोरोना से बचने का क्या उपाय? सफाई, स्वच्छता, हाथ धोइए, दूरी बनाइए। महात्मा गांधी जी के 2 चश्मे जो मोदी जी ने चलाए हैं, चश्मा चल रहा है ना, वो क्या स्वच्छता की बात कर रहा है कि स्वच्छता देख रहा है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जाति पर सबसे जोर दिया। वो हरिजन के यहाँ ही शादी में जाते थे, सवर्ण क्या नहीं जाते थे। समाज को जोड़ना चाहते थे, उनकी पत्रिका हरिजन नाम से चलती थी। ये कहा गया। बात यह है कि विषय को बढ़ा दिया जाता है। क्या कोई घर, क्या कोई समाज स्वच्छता के बिना चल सकता है? सफाई तो आज भी सफाई कर्मचारियों, कोरोना में सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, कोरोना के योद्धा कहे जाते हैं। अगर वो सफाई छोड़ देते शहरों की, अगर वो भी कोरोना से डर के सफाई छोड़ देते, म्युनिसिपल दिल्ली की बात करें तो एमसीडी के सभी कर्मचारी बैठ जाते, सफाई कर्मचारी घर पे बैठ जाते कोरोना से, तो क्या होता? पूरा देश में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारियां फैल चुकी होती। हैजा, कालरा, लोग कोरोना को भूल जाते और हैजा कालरा से मर रहे होते, गंदगी से मर रहे होते हैं। आज हम तब घरों में रह रहे हैं जब सफाई कर्मचारी, हमारे कोरोना वॉरियर्स लड़ रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर तब काम कर रहे हैं जब सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। पुलिस वाले थानों में तब काम कर रहे हैं जब वहां सफाई कर्मचारी कर रहे हैं काम। सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू जुड़ी हुई है।
पानी जुड़ा हुआ है, बाल्टी जुड़ी हुई है, सफाई के यंत्र जुड़े हुए हैं, वाइपर जुड़ा हुआ है, सैनिटाइजर करने के लिए स्प्रे जुड़ा हुआ है, सब चीजें जुड़ी हुई हैं, लोटा बाल्टी जुड़ा हुआ है, वॉश बेसिन जुड़ा हुआ है, सर्फ जुड़ा हुआ है, साबुन जुड़ा हुआ है, निरमा जुड़ा हुआ है, डेटॉल जुड़ी हुई है। जब सब कुछ जुड़ा हुआ है तो गलत क्या होगा? हर व्यक्ति खुद में सफाई करते हैं ना, आप रोजाना समझ करते हैं इन्हीं हाथों से, सफाई कर्मचारी है ना अपने शरीर के। क्या आपका शरीर अगर दूसरा व्यक्ति सफाई करने लगे तो आपकी नॉर्मल हालत मानी जाएगी? केवल आपकी हालत मानी जाएगी कि आप बहुत शरीर के गलत स्थिति पे जा रहे हैं। लोग कहेंगे अरे भाई उसकी हालत तो बहुत खराब हो, तो बहुत बीमार है, वो तो सुबह की अपनी दैनिक क्रिया भी स्वयं नहीं कर पाता है। राजा से लेके महाराजा से लेके चपरासी से लेके चौकीदार तक सभी सफाई कर्मचारी है ना अपने शरीर के। जो अपने सफाई कर्मचारी अपने शरीर का है, अपने घर का है, अपने मकान का है, अपने बाहर का है, अपनी गाड़ी का है, अपने परिवार का है, अपने बच्चों का, तो वो देश का सफाई कर्मचारी है। फिर किस लिए आपने जाति के आधार पर किसी को इंडिविजुअल को जो कोई काम कर रहा है? आपने पीछे देखा भी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के लिए एमए पास लोगों ने भर्ती है, फॉर्म भरे ना उसकी नौकरी के लिए। एमए पास सब जातियों के लोग भरते हैं, सब समाज के लोग करते हैं। इसको जाति से नहीं जोड़ सकते सफाई कर्मचारी को। सब जाति सब समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सबका सम्मान है, सबके बिना काम नहीं चल सकता, सब एक मुट्ठी है, सब जुड़े हुए हैं। सबके साथ सब मिलके एक साथ एक आवाज, एक भावना, एक मन, एक मस्तिष्क, एक बुद्धि, एक विचार के साथ जब काम करते हैं उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद सर आपका।